चलिए, ऑल क्लियर, चालू किया जाता है। तो पिछली क्लास में हमने सेट्स मतलब कि समुच्चय इसकी शुरुआत की थी। एक क्लास हो चुकी है, हमने कुछ बेसिक्स देखे थे, कुछ टर्म्स देखे थे। इसके अलावा नंबर सिस्टम की भी हमने पढ़ाई की थी। हमने देखा था किस फ्लो में हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर को। आज मैं पिछली कल की क्लास का थोड़ा सा रीकैप करवाते हुए आगे बढ़ूंगा और आज हमारा मेन फोकस क्वेश्चंस करने पे होगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराते जाता हूं। सेट्स मतलब कि समुच्चय, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये एक सुपरिभाषित अवयवों का कलेक्शन होता है, संग्रह होता है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के मतलब समुच्चय को प्रदर्शित करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म या उसे सारणीबद्ध फॉर्म, सारणीबद्ध रूप कहते हैं। दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। यह हमने देखा था कैसे किया जाता था, कल हमने एग्जाम्पल में देखा था। फिर हमने समुच्चय के प्रकारों को देखा, टाइप्स ऑफ सेट्स को देखा, जिसमें सबसे पहला था रिक्त समुच्चय मतलब कि एम्प्टी सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट कहते हैं। उसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, खाली है, या फिर फाई इस तरीके से भी प्रदर्शित किया जाता है। फिर हमने परिमित और अपरिमित समुच्चय मतलब कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स, इनके बारे में देखा, ये क्या होते हैं। ऐसे सेट्स जिसमें फाइनाइट एलिमेंट होते हैं मतलब कि परिमित अवयव होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे 1 2 3 4 5, मान लो सिर्फ इतने ही अवयव हो तो वो फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट अपरिमित अवयव हो, जैसे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे करके अनगिनत संख्याएं आएंगी, तो ये अपरिमित या फिर इनफाइनाइट सेट होता था। उपसमुच्चय सबसेट, यदि किसी सेट ए के सारे अवयव बी के अंदर आए तो हम ए को बी का सबसेट कहते थे, उपसमुच्चय कहते थे। उपसमुच्चय को प्रदर्शित करने का ये तरीका होता था, ठीक है। और इसकी परिभाषा कैसे होती थी, यदि सेट ए के सारे अवयव बी के अंदर भी आ रहे हैं तो ए बी का उपसमुच्चय होगा। ये वाला सिंबल याद है ना, एप्सिलॉन जैसा जो दिख रहा है, इसका मतलब होता था बिलोंग्स टू, या फिर बोल सकते का अवयव है। तो छोटा ए बड़ा ए सेट ए का अवयव है। फिर उसके बाद ये सारे हमने देखे थे, एन नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होती है, जेड इंटीजर मतलब कि पूर्णांक होते हैं, क्यू रैशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होती है, आर रियल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती है, टी इरेशनल होता है। फिर हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने सबसेट्स में ये सारी चीजें डिस्कस की। इसके बाद इक्वल सेट्स हमने देखा। इक्वल सेट्स या समान समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसे समुच्चय जिसमें एक जैसे अवयव हो, दोनों के अवयव बराबर हो। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर भी आ रहे हैं और बी के ए के अंदर आ रहे हैं। यदि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो हम बोलते हैं कि ए और बी ये दोनों सेट एक समान सेट है, इक्वल सेट है। फिर उसके बाद हमने इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ आर पढ़ा था। यहां आर का मतलब होता है रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंतराल के रूप में उसके उपसमुच्चय को देखा था। ये चीज अगर आपको याद होगी, इस तरह की इनइक्वालिटी अगर है और यहां पर x एक रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या है जिसका मान a से बड़ा या उसके बराबर है, b से छोटा या उसके बराबर है, तो प्रदर्शित करने के लिए हम इस तरीके का यूज करते थे। फिर हमने घात समुच्चय या फिर पावर सेट को देखा था। ये क्या होता था, ये किसी भी समुच्चय के सारे उपसमुच्चयों का समुच्चय होता था, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। याद होगा अगर आपको, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, पी ऑफ ए से प्रदर्शित करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें मैं अभी पुराना रिवाइज करा रहा हूं। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम याद होगा, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट यू से प्रदर्शित किया जाता है। ये एक ऐसा बड़ा सेट होता है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेट्स आते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। तो ऑपरेशंस ऑन सेट में हमने सबसे पहले यूनियन ऑपरेशन देखा था। इन पे आधारित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। यूनियन को हम इस सिंबल से प्रदर्शित करते थे, ए यूनियन बी। इसमें हम क्या करते हैं, दो सेट्स जो ए और बी है उन दोनों के अवयवों को मिला देते हैं, और इस यूनियन का हिंदी में मतलब या होता है, और इंग्लिश की बात की जाए तो ओ आर वाला और इसका मतलब होता है। ठीक है, और इसका अगर वेन डायग्राम रूप देखें तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ए या बी मतलब वो सारे अवयव जो या तो ए के अंदर आ रहे हो या तो फिर बी के अंदर आ रहे हो, ए या बी, ए और बी, तो उसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि ये दोनों सेट ए और सेट बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, कोई भी एक जैसे अवयव ना हो, तो उसे प्रदर्शित करेंगे, उसके यूनियन को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। यूनियन का मतलब सम्मिलियन होता है हिंदी में। फिर उसके बाद हमने इस पे आधारित कुछ इसके गुणधर्म मतलब की प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था। हमने क्या क्या चीजें देखा था, ए यूनियन बी का मान बी यूनियन ए के बराबर होता है। यदि नल सेट का यूनियन किसी भी सेट से लिया जाए तो हमें दोबारा वही सेट मिलता है। यूनिवर्सल सेट और किसी भी सेट का यूनियन हो, हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये एसोसिएशन लॉ जो था, ए यूनियन बी यूनियन सी का मान ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होगा। किसी भी समुच्चय का अगर खुद से यूनियन ले तो हमें दोबारा वही समुच्चय मिल जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद और क्या देखा हमने, दूसरा ऑपरेशन देखा था, इंटरसेक्शन मतलब कि सर्वनिष्ठ देखा था। सर्वनिष्ठ में क्या करते हैं हम, ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ये सर्वनिष्ठ का सिंबल है, इंटरसेक्शन का सिंबल है। इसमें हम उन अवयवों को लेते हैं जो ए तथा बी, ए एंड बी, ए और हिंदी वाला और बी दोनों के अंदर आ रहे हो। वेन डायग्राम से अगर इसे प्रदर्शित करना है तो ये वो वाला एरिया होता है, या वो वाला रीजन होता है, या वो वाला जगह होता है जहां पर ए और बी दोनों इंटरसेक्ट करते हो। दोनों का कॉमन एरिया जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी को प्रदर्शित करता है। यदि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी का मान नल सेट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसके भी गुणधर्म देखे थे, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आपने लिख के रखा है तो आज क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। ए इंटरसेक्शन बी का मान बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। नल सेट का एम्प्टी सेट का अगर हम इंटरसेक्शन ले किसी भी सेट के साथ तो हमें नल सेट ही मिलेगा। यूनिवर्सल सेट का अगर किसी भी सेट से इंटरसेक्शन ले तो जिस समुच्चय से इंटरसेक्शन लिया जा रहा है वही समुच्चय आ जाएगा। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन से, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये मैंने बताया था कुछ ऐसा वाला जो हम गुणा और योग में भी करते हैं। ए गुणा बी धन सी को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए गुणा बी धन ए गुणा सी, ऐसा लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वही चीज यहां पर भी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ गया, कुछ इस प्रकार से। क्या ये क्लियर है, चेक कर लो। फिर उसके बाद एक और प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी अगर मान लो बीच में यूनियन है और यहां पर इंटरसेक्शन आ रहा है तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देख लो, ये वाली प्रॉपर्टी जो यूनियन में थी एसोसिएशन वाली, वो इंटरसेक्शन में भी होगी। ये वाली प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन ए, किसी भी समुच्चय का खुद से इंटरसेक्शन ले तो वापस वही समुच्चय मिल जाता है। क्लियर, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ लिया था क्या, चलो देखते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों का अंतर, ये भी पढ़ लिया था मेरे ख्याल से। एक छोटा सा एग्जांपल से अगर मैं आपको याद दिलाता हूं, यदि समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 4 है, यदि समुच्चय बी के अवयव 3 4 5 है, 3 4 5 6 है, मान लेते हैं ये है, तो ए सब्सट्रैक्शन बी या ए और बी का जो डिफरेंस होगा उसमें वो अवयव आएंगे जो ए के अंदर है लेकिन बी वाले अवयवों को हटा दिया जाएगा, मतलब इनको हटा दिया जाएगा। तो क्या बच जाएगा, ए के अवयव कौन से बचेंगे, 1 और 2 बचेंगे। उसी प्रकार से यदि बी माइनस ए निकालना है तो सेट बी से उन अवयवों को हटा देंगे जो ए के अंदर आ रहे हैं। तो वो कौन से, 3 और 4 है, हटा दोगे तो क्या बच जाएगा, 5 और 6 बच जाएगा, तो हो जाएगा 5,6। वेन डायग्राम में इसे प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है, मान लिया जाए हमारे पास सेट ए ये है, सेट बी ये है, तो ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा जिसमें हम सिर्फ ए के अवयवों को लेंगे, सिर्फ ए के अवयवों को लेंगे,
ठीक है, ऐसे अवयव जो सिर्फ ए के अंदर हो, बी के अंदर ना हो, इसे a माइनस बी से प्रदर्शित किया जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसे हम b माइनस ए से प्रदर्शित करेंगे। वेन डायग्राम वाला रूप बता रहा हूं, इसका समझ गए ना, काम आता है कई बार। इसके अलावा इसका मैंने एक और चीज बताया था, a माइनस बी का मतलब a इंटरसेक्शन b डैश होता है, b कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, उसकी पूरक वाली प्रॉपर्टी इसके नीचे लिखी हुई है, हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन पहले यहां पर आ गया है ना। तो यहां पर अगला जो है, अगला जो ऑपरेशन है, अगली जो संक्रिया है जो सेट पे लगती है वो पूरक है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो यदि किसी भी समुच्चय का पूरक निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से उस समुच्चय को हटा दिया जाए, उस समुच्चय के अवयवों को हटा दिया जाए तो उसका पूरक मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये सेट ए था, ये सेट बी था, मैं यहां पर एक यूनिवर्सल सेट मान लेता हूं, एक सार्वत्रिक समुच्चय मान लेता हूं, कुछ भी एक बार मन से ले लेते हैं। मान लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट यू हो गया, जिसके एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5 6, ऐसा करते हुए 10 तक आ गए। अब अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का पूरक निकालना है, तो इसको निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के अवयवों को हटा दिया जाएगा। तो इसमें से सेट ए के अवयव मतलब 1 2 3 4 को हटा दो तो क्या बच जाएगा, 5 6 7 8 9 10, यही बचेगा, 7 8 9 10। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। उसी प्रकार यदि आपको बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का पूरक निकालना है तो सेट बी के अवयवों को यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय से हटा दो तो 3 4 5 6 हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 2 7 8 9 10 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक और चीज आपको इससे समझ में आ रही होगी, अगर किसी भी समुच्चय का 2 बार पूरक ले ले, 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले ले, तो वापस से हमें वही समुच्चय मिल जाता है। देख लो, ये ए कॉम्प्लीमेंट था 5 6 7 8 9 10, उसको यूनिवर्सल से हटा दो उसमें से, तो क्या बच जाएगा, 1 2 3 4 बच जाएगा, 1 2 3 4 बच जाएगा। मतलब 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेने पे, 2 बार पूरक लेने पे हमें वही समुच्चय मिल जाएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम कैसा बनता है। तो मान लेते हैं ये हमारे लिए एक यूनिवर्सल सेट हो गया यू, इसमें ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट ए। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो इसके बाहर वाले, सेट ए के बाहर वाले सारे अवयव होंगे, मतलब कि ये वाले जिनको अभी मैं पिंक कलर से अभी बना रहा हूं ना, ये वाला हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया कि नहीं। तो ए अंदर, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके बाहर वाला। क्लियर, ठीक है, यहां तक की चीजें हो गई होंगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद यहां से आज हमें शुरुआत करनी है। ठीक है, तो एकदम अलर्ट हो जाओ, एकदम ध्यान में आ जाओ, कॉपी और पेन तैयार रखना, सारी इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेना। ठीक है, तो अब मैं पहले प्रॉपर्टीज बताता हूं, गुणधर्म बताता हूं कॉम्प्लीमेंट के पूरक के। ठीक है, तो पहला चीज ये बोल रहा है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर लिखा है, यूनिवर्सल के। ठीक है, तो इधर समझो, मान लेते हैं ये आपका समुच्चय ए हो गया, ये यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट कहां पर आएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर, मतलब कि यहां पर आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं यहां पर इस तरीके से प्रदर्शित करूं तो ये पूरा का पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है। समझ गए ना, ये पूरा का पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है, ए के बाहर वाला। ए कौन सा है, तो ए है अंदर वाला, ये हो गया ए। यदि हम इन दोनों का यूनियन ले, यूनियन मतलब दोनों का सम्मिलियन कर दे, दोनों को मिला दे, तो अगर ये पीले वाले को हरे वाले को मिला दोगे तो पूरा का पूरा ये रेक्टेंगल बन जाएगा, पूरा का पूरा ये रेक्टेंगल बन जाएगा, जो कि क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इसलिए इसका मान किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। दूसरी चीज यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहां लिखा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन बनाए, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ए मतलब सर्कल के अंदर, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब सर्कल के बाहर, इस वृत्त के बाहर, जो कि हरा कलर है। हरा कलर और पीला कलर दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब क्या आएगा, वो नल सेट आएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो गुणधर्म है, ये और कुछ नहीं, कॉमन सेंस है, आप इसको खुद से समझ सकते हो। ठीक है, अब इसी को बोल देता है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, पूरक के नियम। ठीक है, अब उसके बाद ये डी मॉर्गन्स लॉ जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कई सारे प्रश्नों में इसको समझ के बनाने में आप
इसको उपयोग करने में आप बहुत आराम से उस प्रश्नों को बना सकते हो। तो इसको मैं समझाता हूं, उसके पहले थोड़ा ये वाला देख लेते हैं ना। डबल कॉम्प्लीमेंट लेने पे ए मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका एक एग्जांपल बताया था, 2 बार पूरक ले लो किसी भी समुच्चय का, वापस से वही मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ए है, ए का पूरक बाहर वाला, बाहर वाले का पूरक अंदर वाला, ऐसी हो गया, है ना। यूनिवर्सल का पूरक क्या होगा? नल सेट होगा। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट नल सेट होगा। क्यों? किसी का भी कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आप क्या करते हो? यूनिवर्सल में से उस सेट को हटा देते हो। तो यूनिवर्सल में से पूरे यूनिवर्सल के एलिमेंट को हटा दोगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, नल सेट बचेगा, इसलिए फाई हो गया। और वैसे ही फाई का जो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब नल सेट का, एम्प्टी सेट का, रिक्त समुच्चय का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, पूरक होगा, क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से फाई को हटा दो। अब फाई के अंदर तो वैसे ही कुछ नहीं रहता, तो कुछ नहीं रहता तो यूनिवर्सल में से कुछ नहीं हटाओगे तो क्या बचेगा? यूनिवर्सल ही ना बचेगा। तो ये आ गया, समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये वाली सारी प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं डी मॉर्गन्स लॉ पे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बहुत जगह अप्लाई करोगे फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले इसको मैं वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट हो गया U। ठीक है, अब इसके अंदर 2 सेट ले लेते हैं। ये हो गया पहला सेट, मान लेते हैं A है। ये हो गया दूसरा सेट, ये मान लेते हैं B है। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, यहां पर क्या लिखा है? A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब A और B के अंदर। A और B के अंदर मतलब ये A और B, A या B बोल सकते हो, हिंदी में या हो गया इसका अर्थ। तो A यूनियन B जो है ये पूरा है, ये पूरा, जिसको अभी मैंने पीले कलर से बनाया। ठीक है, उसका क्या बोल रहा है? कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर वाला। तो इसके बाहर वाले में हम किसको लेंगे? इसके बाहर वाला मतलब कि ये वाला हिस्सा बोल गया, हो गया। तो ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, ये A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है। समझ गए ना? मतलब कि वो जो प्रॉपर्टी आपको लिखी हुई दिख रही है, जो गुणधर्म आपको लिखा हुआ दिख रहा है, उसका लेफ्ट साइड है, ये वाला साइड है। अब इसका राइट साइड भी बराबर होगा। क्यों राइट साइड बराबर होगा? तो ध्यान से समझना, यहां पर बोल रहा है A का कॉम्प्लीमेंट, A का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो मैं इधर पे दोबारा से बनाता हूं, है ना। ये हो गया A, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर। दूसरे में लिखा B का कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट मतलब B के बाहर। तो ये A ये मान लेते हैं, B ये मान लेते हैं। A का कॉम्प्लीमेंट A के बाहर, B का कॉम्प्लीमेंट B के बाहर। तो A के बाहर वाले ये हैं। अभी मैं इसको हरे कलर से बता रहा हूं। ये A के बाहर वाले, भले B के अंदर हो सकते, उससे फर्क नहीं पड़ता। A के बाहर वाले, ठीक है। B का कॉम्प्लीमेंट मतलब B के बाहर वाले। B के बाहर वाले कौन से आएंगे? ये B के अंदर नहीं, B के बाहर है, मतलब ये वाला। इस प्रकार से देख रहे हो ना, ये हो गया B का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया B का कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? A का कॉम्प्लीमेंट B का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कौन सा हिस्सा आ रहा है? तो ध्यान से देखना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो जो बच गया वो, और जो बचा वही देखो, यहां पर भी दोनों बराबर है। अभी हमने देखा ना, ये वाले दोनों हिस्से क्या हो गए? सेम हो गए। मतलब ये वाला पार्ट जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला हिस्सा, और ये वाला पार्ट भी उसी हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही दोनों में सेम रीजन आ रहा है। मतलब कि डी मॉर्गन्स लॉ को हमने कैसे समझा? वेन डायग्राम से। उसी चीज उसी तरीके से आप इसे भी वेन डायग्राम से समझ सकते हो। याद कैसे रखना है? देखो, A यूनियन B का पूरक है, तो पहले का पूरक, यहां पर ये सिंबल पलट जाएगा मतलब यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा, सम्मिलियन का सर्वनिष्ठ हो जाएगा, और B का इंटरसेक्शन। अगर बीच में इंटरसेक्शन है तो पहले का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। आराम से याद रख सकते हो, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे आते हैं। तो यहां पर देखते जाओ एक एक करके फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पहला फॉर्मूला है, पहला सूत्र जो है वो है, यहां पर ये सूत्र के बारे में बताया, ये तब है जब A, B और C ये कैसे सेट हो? फाइनाइट मतलब कि परिमित समुच्चय हो। तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ, मतलब इस जैसे n ऑफ A यूनियन B, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। A यूनियन B में अवयवों की संख्या। n ऑफ A मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, समुच्चय A के अवयवों की संख्या। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, समुच्चय B के अवयवों की संख्या। ये, और यहां पर A इंटरसेक्शन भी। तो ये पहले मैं इसका मतलब समझा रहा था जो लिखा है। अब ये, इसको आप अगर चाहो तो आप समझ सकते हो, वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो। मान लेते हैं ये
सेट ए हो गया, मान लेते हैं ये सेट बी हो गया, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी का पूरा मतलब ये हो गया, ये सारे अवयव आ गए जो इधर पे आ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकालना है तो ए के अवयवों को और बी के अवयवों को जोड़ दो और उसमें से क्या घटाना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी। क्यों घटाना पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों बार जुड़ गया ना, इसलिए उसको घटाना पड़ रहा है। तो फॉर्मूला कैसे बना समझ में आया ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद यदि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हो, असंयुक्त समुच्चय हो, मतलब कि मान लो सेट ए ऐसा है, सेट बी ऐसा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस स्थिति में ए यूनियन बी का मान सीधे सीधे एन ऑफ ए और एन ऑफ बी के बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन बी नल सेट होगा, ये नल सेट होगा, मतलब कि इसमें अवयवों की संख्या n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि n ऑफ नल सेट, इसका मान 0 होगा। नल सेट में कोई अवयव नहीं होते ना, तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 0, दैट्स इट। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर। अब अगर मान लो तीसरा स्थिति, इसको फॉर्मूले के रूप में याद ना करके यदि हम इसको तीसरे वाले को वेन डायग्राम से समझे तो ज्यादा आसान होता है, फिर भी मैंने फॉर्मूला बता दिया है। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मान निकालने के लिए ए के अवयव, बी के अवयव, सी के अवयव, उसमें से घटा दो ए इंटरसेक्शन बी के, ए इंटरसेक्शन सी के और बी इंटरसेक्शन सी के अवयवों को घटा दो, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब तीनों में कॉमनली आने वाले अवयवों को जोड़ दो, जिससे आपको ये मिल जाता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव ए इंटरसेक्शन बी नल सेट होता है, बिल्कुल सही। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम बेसिक क्वेश्चन से। अब हम सेट्स के समुच्चय के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आप लोग फटाफट आंसर दे पाओ। मैं सामने क्वेश्चन नंबर लिखूंगा, आप लोगों को जवाब चैट में देना है और अपना स्कोर कैलकुलेट करते चलना है। ठीक है, आपके कितने सही बन रहे हैं, कितने गलत बन रहे हैं। तो यहां पर प्रश्नों का नंबरिंग शायद नहीं होगा, लेकिन मैं लिख देता हूं ताकि आप आंसर दें तो यहां पर ध्यान रहे। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, एकदम बेसिक क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर कुछ चीज आपको समझ में नहीं आ रही, ज्यादातर क्वेश्चन तो मैं दोनों लैंग्वेज में लाता हूं, अगर कुछ नहीं है तो मैं उसका ट्रांसलेशन कर दूंगा। तो यहां पर सेट ए, समुच्चय ए, उसके अवयव दिए गए हैं। उसके अवयव क्या है देख लो, 0 1 2 3 4 से लेके 10, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देन इंसर्ट अप्रोप्रिएट सिंबल, ये सिंबल या ये सिंबल इसमें लगाना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेसेस। तो ये जो खाली जगह है ना, जैसे 4 और ए है, इसमें कौन सा सिंबल आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। तो यहां पर 4 जो है सेट ए का अवयव है, 4 जो है सेट ए का अवयव है तो ये वाला आएगा सिंबल, समझ गए ना। इंग्लिश में बोला जाता है बिलोंग्स टू। -4 सेट ए का अवयव है क्या, नहीं है, तो ये इसका अवयव नहीं है, तो यहां पर ये वाला सिंबल आएगा। फिर उसके बाद 12 इस समुच्चय ए का अवयव है क्या, नहीं है, तो यहां पर ये वाला सिंबल आएगा। अब देख लो, पहले में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये, कौन सा ऑप्शन में ये चीज मैच कर रहा है, ऑप्शन सी में ये चीज मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 1 2 3 4, ओके, लगभग सभी के सही आंसर्स आ चुके हैं, बिल्कुल सही। ओके, गुड, वेल डन। चलो, सबका स्कोर 1 आउट ऑफ 1 हो गया। अगले प्रश्न पे आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एक बेसिक क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ रहा हूं हिंदी मीडियम वालों के लिए। द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर रूप होता है ना, सारणीबद्ध रूप, तो ये सारणीबद्ध रूप इस वाले का, ये जो अभी लिखा हुआ है ये कौन सा रूप है, ये अभी जो यहां पर लिखा हुआ है ये है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप, और उसको रोस्टर फॉर्म मतलब कि सारणीबद्ध रूप में बदलना है। अब यहां पर क्या क्या चीजें दी गई है मैं समझा देता हूं। x जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब x एक धनात्मक पूर्णांक है, तो उसका मान क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक का मान समझ गए कि नहीं, क्या होगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड ए डिवाइजर ऑफ 9, मतलब वो 9 को भाग दे सकता है, 9 को डिवाइड कर सकता है। तो इसको आपको बदलना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में, सारणीबद्ध रूप में। तो यहां पर देखो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 1 जो कि डिवाइड कर सकता है कि नहीं 9 को, तो 1 आएगा।
अगला पॉजिटिव इंटीजर जो 9 को डिवाइड कर सकता है 3, तो फिर 3 आएगा। अगला पॉजिटिव इंटीजर जो 9 को डिवाइड कर सकता है वो क्या है 9, मतलब कि 9 आएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा 1, 3, 9। बाकी आप यहां पर देख सकते हो, ये वाला है भी नहीं, मैच कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, करेक्ट, ऑप्शन ए, ठीक है, बिल्कुल सही। ये भाई क्वेश्चन नंबर के बाद ऑप्शन लिखो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं आप लोग किस क्वेश्चन के लिए दे रहे हो, ठीक है। गुड, गुड बॉय, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्याएं, कहां से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स x सच दैट, मतलब कि ये दिया गया है कि 4x + 9 लेस देन 50। तो यहां पर ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर लिखोगे तो 3 के बाद लिखना। तो यहां पर दिया गया 4x + 9 लेस देन 50 है, और यहां पर x का मान निकालना है, जहां पर x एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहां पर देख लो 4x जो होगा वो छोटा होगा किससे, 9 को उधर डाल दो, वैसे उधर डालना नहीं चाहिए, 9 घटा देना चाहिए। तो यहां से 50 में से 9 घटा दोगे तो कितना बचेगा 41। फिर x का मान कितना हुआ 41/4, दोनों तरफ 4 का भाग दे दोगे तो x का मान क्या होगा, छोटा होगा किससे, 10 दशमलव कुछ तो भी आएगा, समझ गए ना, जो भी आएगा उसको ध्यान मत दो। तो फिलहाल हमको यह पता चल गया कि x का मान 10 से छोटा होना चाहिए, 10 दशमलव जो भी है उससे छोटा होना चाहिए। अब यहां पर बोल रहा है कि x जो है उसके मान इनमें से कौन से होंगे, तो चेक करके बताओ सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट, ऑप्शन सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 सबका सही बन गया, आगे बढ़े। ओके ओके, करेक्ट करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या भाई, क्या स्कोर एक बार देखते चलो। अब आने वाले धीरे धीरे टफ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चलो कोशिश करो। सही जवाब +1, गलत जवाब माइनस करेंगे बाद में, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है द लिस्ट ऑफ एलिमेंट, मतलब अवयव का लिस्ट, संग्रह, समुच्चय, ठीक है, सारणी। द लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट, अभी यहां पर सारणीबद्ध रूप में दिया गया है। यहां पर x अवयव है, x का जो मान है ये n/1 धन n² के बराबर है, और यहां पर जो n है, छोटा n जो लिखा हुआ है, छोटा n का मान 1 से लेके 3 के बीच में है, 1 से लेके 3 के बीच में है। जहां पर छोटा n जो है वो किसका अवयव है, बड़े n का। बड़ा n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। तो छोटे n का मान क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। यदि छोटे n का मान 1 डालता हूं तो 1/2 हो जाएगा। तो पहला अवयव इसका 1/2 आएगा, तो इसमें तो नहीं है, इसको काट दो। फिर यदि मैं n का मान 2 डालता हूं, छोटे n का मान 2 डालता हूं तो 2/1 धन 4 मतलब 2/5 आएगा। 2/5 इसमें नहीं है, इसको काट दो, ये दोनों में आ रहा है। फिर छोटे n का मान 3 डालता हूं तो 3/1 धन 9, ठीक है, मतलब 3/10 आएगा, इसमें नहीं आ रहा तो 3/10 इसमें आ रहा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 का डी सही। अरे भाई बी कैसे कर दिए यार, अच्छा थोड़ा और स्लो पढ़ाऊं, फास्ट चल रहा है, ठीक है बिल्कुल भाई, मैं और स्लो कर देता हूं। ओके चलिए ठीक है, मैं और थोड़ा स्लो करने की कोशिश करता हूं, बाकी लोग भी एक बार देखते चलो। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपको सामने क्या दिख रहा है, यहां पर समुच्चय ए, सेट ए, इसके अवयव हैं 14 21 28 35 42, यहां से लेते हुए कहां तक, 98 तक। अब यहां पर बोल रहा है ये जो रोस्टर फॉर्म है, ये जो सारणीबद्ध रूप है, इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म मतलब कि समुच्चय निर्माण रूप में बदलिए। तो समुच्चय निर्माण रूप में आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको यह देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इससे मैच करता है।
तो सबसे पहले ऑप्शन को यदि हम देखते हैं तो यहां पर समुच्चय ए, सेट ए के अवयव x हैं, जहां पर x का मान 7n के बराबर है। यहां जो छोटा n है ये नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृतिक संख्या है, तो यहां पर छोटे n का मान 1 से 15 के बीच में है। यदि मैं छोटा n का सबसे छोटा मान मतलब कि 1 लेता हूं तो यहां पर 7 एकम 7 मतलब कि इसका मान 7 आएगा। 2 लेने पे 7 दूनी 14 ये आएगा। 3 लेने पे 7 तिया 21 ये आएगा। तो यहां पर पहले वाले ऑप्शन के हिसाब से जो समुच्चय बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यदि मैं n का मान सबसे बड़ा मतलब कि 15 लूं तो कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 15 सत्ते कितना हुआ, 105 हो जाएगा, ये हो जाएगा 105, है ना। तो अब यहां पर देख लो, यहां पर देख लो क्या ये वाला सही आ रहा है, क्या ये वाला ऑप्शन सही आ रहा है, नहीं आ रहा तो इसको काट दो, ठीक है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरे ऑप्शन पे x का मान 7n के बराबर है। यहां पर छोटा वाला n जो है वो नेचुरल नंबर है जिसका मान 2 से स्टार्ट होता है। तो यदि मैं छोटे n का मान 2 डालूंगा तो 7 दूनी 14 हो गया, 3 डालूंगा तो 7 तिया 21 हो गया, 4 डालूंगा तो 7 चौक 28 हो गया, 5 डालूंगा तो 7 पंचे 35 हो गया, और सबसे अधिक मान इसका जो 14 डालूंगा तो 14 सत्ते क्या होता है, 98। तो यहां पर आएगा 98। तो देखो ऑप्शन बी और जो दिया गया सेट है समुच्चय ए है उससे मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका, इस प्रश्न का, कौन सा प्रश्न है भाई, ये नंबरिंग 5वां नंबर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा। बाकी को चेक करना है तो वो भी कर सकते हो। यहां पर ये सारे के सारे x के मान एक जैसे हैं, बस छोटे n के मान बदल रहे हैं। यहां पर n का मान 3 से स्टार्ट होता है, तो 3 से स्टार्ट होने से 7 तिया 21, मतलब इस समुच्चय में पहला अवयव 21 आएगा, 14 छूट जाएगा। यहां n का मान 4 से स्टार्ट होता है, 4 डालूंगा तो 7 चौक 28, मतलब कि यहां से स्टार्ट होगा, ये छूट जाएगा। इसलिए भी ये वाले दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। 5वें का बी सही होगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसका सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर लिखा है सेट ए डिनोटेड बाय, मतलब सेट को जो प्रदर्शित कर रहे, समुच्चय ए को प्रदर्शित कर रहे, वो किस प्रकार का समुच्चय, ऐसा वाला, ये इसको क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, एकदम इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं रखा है इसमें, क्या है, एक भी अवयव नहीं, तो आंसर क्या होगा इसका 0। एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। और क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ का बी करेक्ट है। फिफ्थ में कई लोगों ने फिफ्थ में कई लोगों ने सी क्यों लिखा है, सी नहीं है भाई, फिफ्थ में कुछ लोगों ने सी लिखा है। एक बार अपना आंसर चेक करते चलना, ठीक है, सही जवाब चेक करते चलना। 6 में ए सबका सही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है यदि कोई सेट बी है जिसके अवयव इस प्रकार है, सेट बी के एलिमेंट ऐसा है जिसमें लिखा है सिर्फ 5, तो ये किस प्रकार का समुच्चय है, सिंगल टोन। सिंगल टोन, इसको इंग्लिश में सिंगल टोन या हिंदी में एकाकी समुच्चय ऐसा कुछ बोलते, एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं आ रहा। मतलब इसका ये होता है कि जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो, ऐसे सेट को सिंगल टोन सेट बोलते हैं। तो पहली ही परिभाषा से हमें समझ में आ गया कि इसका सही जवाब ए होना चाहिए। कई बार क्या होता है हमें उस वर्ड का, उस शब्द का मतलब नहीं पता, तो बाकी चीजों से भी समझ सकते हैं। एम्प्टी सेट मतलब कि रिक्त समुच्चय, ये तो नहीं है। इनफाइनाइट सेट भी नहीं है। नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन कट गया, तो क्या आ गया, सिंगल टोन सेट। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, किसी को अगर सिंगल टोन सेट का हिंदी अनुवाद पता हो तो बताना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ये क्या है देखते चलते हैं। यहां पर लिखा है सेट ऑफ मंथ्स, मतलब कि जो महीनों का समुच्चय है,
ऑफ ए ईयर इज एक्स, तो किसी भी साल में महीनों के समुच्चय को एक्स से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो एक्स में क्या आएगा, एक्स के अवयव क्या आएंगे, समुच्चय एक्स के अवयव क्या आएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इसमें बोल रहा है हियर एक्स रेफर्स टू, तो यहां पर एक्स किस प्रकार का समुच्चय है, क्या ये रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट है, क्या ये इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय है, क्या ये फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है, क्या ये सिंगल टोन सेट है जिसमें एक अवयव होते हैं। तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कौन सा सेट है, ये फाइनाइट सेट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। एकल समुच्चय, सिंगल टेन को एकल समुच्चय बोलते हैं। बिल्कुल बढ़िया, किसी ने मुझे आंसर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो ये घबराना नहीं है अगर अभी कई प्रश्नों में मुझे हिंदी अनुवाद नहीं मिलता तो मैं कर दे रहा हूं, तो मैं इसके लिए कर दे रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, जो लोग समझ सकते हैं बढ़िया, जो लोग नहीं, भाई थोड़ा बहुत तो इंग्लिश समझना ही पड़ेगा ना। 5 नंबर तो इंग्लिश का भी तो है क्या, 5 नंबर इंग्लिश का भी प्रश्न आता है तो समझना पड़ेगा। सेट ए जो है, जो समुच्चय ए है, उसके अवयव x है, उसके अवयव x है। यहां पर x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, तो x जो है प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। x क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब एक का वर्ग कितना होगा 1, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 3 का वर्ग कितना होगा 9, ऐसा करके। और यहां पर x का मान 100 से छोटा है, तो भाई पहली प्राकृतिक संख्या 1 उसका वर्ग 1, दूसरी प्राकृतिक संख्या 2 उसका वर्ग 4, तीसरी प्राकृतिक संख्या 3 उसका वर्ग 9। फिर ऐसा करते हुए 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, स्क्वायर मतलब 8 का 64 हो जाएगा स्क्वायर, 9 का 81, 8 के बाद 9 है ना, हाँ 81, और 10 का 100 होता है, लेकिन यहां बोल रहा है 100 से छोटा। समुच्चय बी, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब कि सम संख्याओं का समुच्चय। सेट बी के एलिमेंट क्या होंगे, 2, 4, 6, 8। किस तरह का समुच्चय होगा, अपरिमित इनफाइनाइट सेट होगा सेट बी। देन कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनैलिटी का मतलब ए और बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनैलिटी का मतलब और कुछ नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यदि हम यहां पर दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो भाई ये तो नहीं आएगा, क्या आएगा 4 आएगा, 9 भी नहीं आएगा, क्या आएगा 16 आएगा, 25 भी नहीं आएगा, विषम संख्या है, सम संख्या है बस लेना है, 36 आएगा, 49 भी नहीं आएगा, क्या आएगा 64 आएगा। तो कितने अवयव मिल गए जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आ रहे हैं, 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए देख लेते हैं, सबका लगभग सही जवाब दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर कभी गलत हो जाता है ना, बिल्कुल निराश नहीं होना है, सीखना है गलतियों से, हार नहीं मानना है। ठीक है, अभी परीक्षा में समय है, अच्छे से एग्जाम देंगे। ठीक है, सेट ए, ये जो सेट ए नहीं, नाम नहीं लिखा है, एक समुच्चय है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको y से प्रदर्शित किया जा रहा है। यहां y किस प्रकार का समुच्चय है, आराम से बता दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखूंगा भी नहीं। हाँ, 10th का सही जवाब, 10th का सही जवाब कौन सा सेट है, डॉट 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 लग गया मतलब कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब कि इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। हटा दूं 10th में, जल्दी तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ, अब इसको मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं। समुच्चय ए, सेट ए इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय। तो ये जो वर्ड लिखा है, ये जो शब्द लिखा है अलॉय, इसके लेटर्स का समुच्चय है। तो इसके लेटर कौन से हैं, ए उसका लेटर है, एल उसका लेटर है, ओ उसका लेटर है, वाई उसका लेटर है। तो समुच्चय ए के अवयव ये है। समुच्चय बी ये सेट है कौन से लेटर्स का, किसके लेटर्स का, एल, लॉयल वर्ड में लेटर कौन से आएंगे, एल आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा, ए आएगा, और कुछ आएगा, एल तो एक बार आ चुका है तो नहीं आएगा। तो इन दोनों शब्दों के सारे लेटर्स को हमने लिख लिया। अब आपको बोल रहा है कि सेट ए और सेट बी कैसे सेट है, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब समझ गए ना, असंयुक्त है। असंयुक्त मतलब जिनका इंटरसेक्शन नल सेट होता है। क्या इनका इंटरसेक्शन नल सेट है, नहीं, इनका इंटरसेक्शन, इनका सर्वनिष्ठ
एक रिक्त समुच्चय नहीं है, मतलब कि ये ऑप्शन तो कट गया। अनइक्वल नहीं है, देखो साफ साफ पे दिख रहा है, एक ही इसमें है L, इसमें है O, इसमें है Y, इसमें तो कौन सा सेट होगा? इक्वल सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चेक कर लो, 11 ही था ना 10 का, हाँ ठीक है 11 हो गया। डन, 11 तक हो गया। हाँ चलो 11 का ए। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसका जवाब मुझे चाहिए, इसका जवाब मुझे चाहिए आप लोगों से, ठीक है? थोड़ा सा मुश्किल है, गलती कर सकते हो, एक बार देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, चलो। हाँ, कल मुझे किसी ने पूछा था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कैसा है, तो मैंने बताया था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हम यहां पर लेने वाले हैं। तो ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का ही एक क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी नॉर्मल नहीं, एग्जाम्पलर एक और बुक आती है वो है। 12th का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। यहां पर सेट एक्स जो है, सेट x जो है इसके अवयव इस प्रकार है, x की घात 8 की घात n माइनस 7 माइनस 1, और यहां पर n जो है वो किसका अवयव है? कैपिटल N का। कैपिटल N का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। और उसी प्रकार से सेट B जो है, सेट B जो है, सॉरी B नहीं Y है, सेट Y जो है वो उसका जो मान है 49n माइनस 49 के बराबर है। यहां तक क्लियर हो गया? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो यदि मान लो मैं यहां n की जगह पे 1 डालता हूं, n की जगह पे 1 डालता हूं, n की जगह पे 1 डालूंगा तो क्या होगा? n की जगह पे 1 डालूंगा तो ये 8 की पावर 1 माइनस 7 इंटू 1 माइनस 1 ऐसी होगा, मतलब कि इसका मान कितना आ जाएगा? 0। तो ये सेट x का जो पहला अवयव होगा उसका मान हो जाएगा 0, ठीक है। अब यदि मान लो मैं n की जगह पे 2 डालता हूं, 2 डालूंगा तो 8 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 माइनस 1 ऐसी होगा। 8 की घात 2 मतलब 64 हो गया, 64 माइनस 14 माइनस 1, 64 में से 14 गया मतलब 50, 50 में से 1 घटा दो मतलब कि 49। तो इसका सही जवाब होगा 49। फिर उसी प्रकार से मैं n की जगह पे अब कितना डालूंगा? n की जगह पे 3 डाल दूंगा तो 8 की घात 3 माइनस 7 इंटू 3 माइनस 1 ऐसी हो जाएगा। 7 या 21 हो गया, माइनस 1 हो गया, 8 की घात 3 कितना होता है? 8 64, 64 गुणा 8 कर लो, 8 चौक 32 का 2 या 3, 8 6 48, 512 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 512, ठीक है। 512 में से इसको घटा दो, 512 में से 22 घटाओगे, 512 में से 22 घटाओगे तो कितना बचेगा? 490 बचेगा मेरे ख्याल से। तो यहां पर इसका नेक्स्ट एलिमेंट कितना हो गया? 490 हो गया। इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो गया? 490 हो गया। समझ में आया कि नहीं ये चीज? 490। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे इसके अवयव। वही समुच्चय y के अवयव क्या होंगे? जब मान लो मैं n के जगह पे 1 डालता हूं, पहला सबसे छोटा नेचुरल नंबर, 49 माइनस 49 क्या आएगा? 0। n की जगह पे 2 डालता हूं, अब इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए ना मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो इन दोनों में से 49 कॉमन निकाल लेता हूं तो n माइनस 1 बच जाएगा। 1 डालूंगा तो 0 हो गया, समझ में आ गया। 2 डालूंगा तो कितना होगा? 2 माइनस 1 मतलब कि 1, तो 49 गुणा 1 मतलब 49 हो जाएगा, तो ये 49 हो जाएगा। यदि n का मान 3 डालूंगा तो 3 में से 1 गया 2, 49 दूना 98, तो यहां पर उसका मान कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। 3 डालूंगा, 3 डालने पर 98 आएगा। 4 डालूंगा तो क्या होगा? 4 डालूंगा तो क्या होगा? 4 डालूंगा तो 4 में से 1 गया 3, 49 गुणा 3, 49 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 147 आएगा मेरे ख्याल से। इसका मान आ जाएगा 147। समझ में आएगी नहीं? ऐसा चलते जाएगा। अच्छा, क्या इसमें इसका मान 490 आ सकता है? क्या आ सकता है? यदि मैं n का मान 11 डालूं, 11 में से 1 घटाओगे तो 10, 10 गुणा 49 मतलब कितना हो जाएगा? 490 भी आएगा इसका आगे जाके कहीं ना कहीं। तो ऐसे करते हुए बहुत सारे अवयव इसके अंदर आएंगे। अब यहां पर देखो, क्या yx का सबसेट है? क्या yx का उपसमुच्चय है? yx का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि y का मान 147 है लेकिन x का मान 147 नहीं है। अब क्या x इंटरसेक्शन y नल सेट है? तो बिल्कुल नहीं, ये नल सेट नहीं है। इसमें काफी सारे कॉमन एलिमेंट्स दिख रहे हैं। क्या ये दोनों बराबर है? तो पहले 2 अवयव तो एक जैसे आए, बराबर दिख रहे थे, लेकिन असल में जब हमने आगे तीसरे चौथे अवयवों तक देखा तो भाई इसमें कुछ मान जो है वो x के अंदर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है। तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, x के सारे अवयव y के अंदर आ रहे हैं। हमने यहां पर कुछ एग्जांपल्स के साथ देखा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए।
तो इसमें कुछ लोगों की गलती हो सकती है, इसमें कुछ लोगों की गलती हो सकती है। मुझे कुछ तो गलत आंसर दिख रहे हैं, बाकी बहुतों ने फिर भी सही बनाया है। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए 12वां क्वेश्चन सबको क्लियर, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। यहां पर लिखा है, अच्छा इधर पे थोड़ा सा कट रहा होगा, हो सकता है मैं इसको और बीच में लाता हूं, है ना। यहां पर लिखा हुआ है सेट ए समुच्चय ए इसके अवयव है 2 4 6, समुच्चय बी इसके अवयव है 1 3 5, समुच्चय सी इसके अवयव है 0,7। तो इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट इनमें से कौन सा होगा। यूनिवर्सल सेट वैसा बड़ा सेट होता है जिसके अंदर ये सारे सेट आ जाएं, या इन सारे सेट्स के अवयव जिसके अंदर होते हैं वो यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 पूरा होना चाहिए। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन डी सही जवाब। चेक करते चलो, अपने मार्क्स देते चलो अपने आप को। ठीक है, सही है, चलिए वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चलिए सही जवाब बताइए क्या होगा इसका। टोटल नंबर ऑफ, थोड़ा सा साइड में करता हूं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि कुल अवयवों की संख्याएं किसमें, पावर सेट में। किसके पावर सेट में, सेट ए के पावर सेट। पावर सेट मतलब कि घात समुच्चय, किसका घात समुच्चय, सेट ए का। और यहां पर सेट ए समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 15 है। तो एन ऑफ ए समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 15 है। ठीक है, और बोल रहा है पावर सेट ऑफ ए में घात समुच्चय, ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी। पिछली क्लास में बताया था जितने सबसेट बनेंगे उतने पावर सेट के एलिमेंट होंगे। तो कितने सबसेट, कितने उपसमुच्चय, क्या फॉर्मूला है, 2 की घात एन। एन का मान यहां पर कितना आएगा, 15। तो इसका सही जवाब होगा 2 की घात 15, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ये था क्वेश्चन नंबर क्या, 14। ये था क्वेश्चन नंबर 14। चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 14 डन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, आंसर सही आ नहीं रहा है क्या, सबके आंसर्स मुझे नहीं मिल रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा लेट आ रहा है, ओके, कुछ 13 पे हैं अभी, थोड़ा किसी के में लेट चल रहा होगा। किसी ने डी लिख दिया भाई, 14 का डी नहीं होगा यार, तो चेक करो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगले प्रश्न, हाँ अब देखो इसका आंसर देखो, फंसाने वाला क्वेश्चन है, सही बताते हो गलत बताते हो, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, कोशिश करो, मैं आराम से धीरे धीरे पढ़ रहा हूं तब तक। सेट ए समुच्चय ए पी ऑफ ये, अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूं जिसको नहीं आया। समुच्चय ए जो है वो पावर सेट ऑफ 1,2 है। समझ गए ना, नहीं समझे तो अभी समझाता हूं। देखो यहां पर ये जो सेट आपको दिख रहा है, अंदर में एक सेट है, उसको बी मान लो, उसको बी मान लो, तो बी के अवयव हो गए 1,2। समझ गए, तो सेट ए जो है वो पावर सेट ऑफ बी है। तो बी का पावर सेट क्या होगा, तो बी के जितने सबसेट बनेंगे, कौन कौन से सबसेट होंगे इस हिसाब से, तो एक तो ये होगा, दूसरा तो ये होगा, तीसरा ये वाला होगा, और चौथा नल सेट होगा। ये कुल मिला के 4 सबसेट बनेंगे। तो ए जो है वो इसका पावर सेट है, मतलब कि पावर सेट ऑफ बी जो है उसका मान कुछ इस प्रकार होगा, कुछ इस प्रकार होगा। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, पावर सेट घात समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय पावर सेट, समझ गए कि नहीं, ये हो गया। तो सेट ए के एलिमेंट, सेट ए के अवयव क्या क्या, इसके अवयव है, ये इसका अवयव है, ये इसका अवयव है, ये इसका अवयव है, ये इसका अवयव है। अब इसका सही जवाब बताओ, अब इसका सही जवाब बताओ क्या होगा 15वें का। ठीक है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे हिंदी में ट्रांसलेट मिल जाते हैं, नहीं मिलते हैं कुछ, तो उसे मुझे ऐसे लाना पड़ता है। मैं ट्रांसलेशन तो सब आपके सामने कर देता हूं हर एक चीज का। ठीक है,
कुछ एक चीजें नहीं अगर आती है तो थोड़ा बहुत तो क्या है, आपको अच्छे क्वेश्चन अगर चाहिए तो आपको इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा मिलते हैं, उसकी किताबें ज्यादा हैं, ठीक है, ये सच्चाई है, ठीक है। इंग्लिश तो आनी भी चाहिए, 5 नंबर तो इंग्लिश का है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या दे रहे हैं, ए बी सी डी सभी तरीके के ऑप्शन लोगों ने सर्च कर दिए, टिक कर दिए। चलो देखते हैं सही जवाब इसका क्या होगा। तो देखो भाई, यहां पर जो समुच्चय ए है उसके अवयव ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिखेंगे ये जो है ये अवयव है, किसका अवयव है, सेट ए का। इसको इसका सबसेट बोलना गलत होगा, ध्यान से समझो। ये सेट ए का अवयव है, क्यों अवयव है समझ रहे हो कि नहीं, ये उसका अवयव है, एलिमेंट है, ये उसका एलिमेंट है। जो 2 है, सेट ऑफ 2 जो है वो एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है। ये जो है ये सेट ए का एलिमेंट है, ये जो है ये सेट ए का एलिमेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो यहां पर ये बोलना गलत है। अगर ऐसा लिखा होता कि सेट ऑफ, फिर अंदर में ये वाला एलिमेंट आता, फिर सबसेट ऑफ ए लिखा होता, तो ये सही होता। लेकिन यहां पर ये इसका सबसेट नहीं, ये इसका क्या है, एलिमेंट है। तो पहला ऑप्शन तो गलत होगा। 1 इसका एलिमेंट है, ये बोलना भी गलत है। 1 उसका एलिमेंट नहीं है, 1 उसका अवयव नहीं है। सेट 1 उसका एलिमेंट है, ये बोलना सही होगा। तो ऑप्शन डी भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत होगा। नल सेट नॉट बिलोंग्स टू ए, नल सेट नॉट बिलोंग्स टू, नल सेट रिक्त समुच्चय ए का अवयव नहीं है, ये बोलना भी साफ साफ गलत है भाई, उसका अवयव है, दिख रहा है हमें। फिर उसके बाद 1,2 इज एन सेट 1,2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब कि ये उसका अवयव है, हाँ ये सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 15 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट है बिल्कुल कामना जी, आपका करेक्ट है। और इसमें ना ए या डी दोनों हो सकता है, नहीं ए या डी नहीं, इसमें ए नहीं होगा। प्रीति जी आप एक बार चेक करना। हाँ, ये पूरा नोट्स आपको पीपीटी सब मिल जाएगा, आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको नोट्स, ठीक है, ऐप में मिल जाएगा, ओके। और वो तो पूरी दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश। तो यहां पर क्लियर हुआ, कई लोगों ने देखो ए पे टिक किया था, मैं देख रहा हूं, ठीक है, बहुतों ने डी पे किया, ठीक है, चलिए ओके, कोई बात नहीं, गलतियों से निराश नहीं होना है, बट गलतियों से सीखना है, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, यहां पर लिखा है समुच्चय ए जिसके अवयव इस प्रकार है, देन व्हाट इज द कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी मतलब अवयवों की संख्या, किसके अवयवों की संख्या, घात समुच्चय P ऑफ ए के, पावर सेट ऑफ ए के, घात समुच्चय ए के अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें सीधा सीधा मैंने फॉर्मूला अभी अभी बताया था, क्या फॉर्मूला है, 2 की घात n के बराबर होगा। n क्या है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, कितने हैं समुच्चय ए में अवयव, 4 है, तो इसका मान कितना होगा, 2 की घात 4, 2 की घात 4 मतलब कि 16। तो इसका सही जवाब होगा 16, सही जवाब होगा 16। एक बार चेक करना, क्वेश्चन नंबर 16 का, ये क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। हाँ, मुझे आप सभी का रिप्लाई दिख रहा है, एक मिनट, थोड़ा लेट से दिखता है बट आता है, और इतने सारे रिप्लाई आते हैं ना कि मैं छूट जाता है। किसी ने पूछा कि आपको रिप्लाई दिख रहा है कि नहीं, हाँ मुझे दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 17, आप लोग इसको ट्राई करो, इसमें तो कुछ पढ़ने के लिए भी नहीं है, ऐसे ही ये तो आराम से सही जवाब बता दोगे। क्वेश्चन नंबर ये 16 था, 17 का आंसर मुझे चाहिए आप लोगों से, करेक्ट आंसर टिक करो। मैं तब तक थोड़ा सा चैट देख लेता हूं आप लोगों का, कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर पूछा है तो। बी ऑप्शन क्यों हुआ, गलत हुआ, 111, अरे एक मिनट, कन्हैया पटेल जी मैं आपके आंसर पे आता हूं, फिलहाल मुझे देखो कई बार क्या होता है ना, इतने सारे चैट में रिस्पॉन्स आते हैं कि पुराना आपका जो कमेंट है ना छूट जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। मैं किसी में आपने बी के लिए पूछा, एक बार लास्ट में ना क्वेश्चन नंबर नोट करके रखना आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जिसमें भी डाउट होता है ना एक बार लास्ट में उसमें डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। चलो इसमें समुच्चय ए के अवयव 2 4 6 8 है, समुच्चय बी के अवयव
6 8 10 12 है, तो ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर नोट करते चलना अगर किसी को किसी में डाउट रहता है तो। आखिरी में डिस्कशन, दोनों को मिला दो तो 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 17 डन। 18, क्वेश्चन नंबर 18, चलो थोड़ा सा स्पीड करेंगे अब हम, थोड़ा सा स्पीड करेंगे, इतना तो बनता है भाई। ठीक है, 18th आराम से बता दोगे। ए के अवयव 1 3 9, बी के 2 4 5 6, 2 4 5 6, ए यूनियन बी मिला दो 1 2 3 4 5 6 और 9, 1 2 3 4 5 6 और 9, 1 2 3 4 5 6 और 9, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 18 का डी, 18 का डी करेक्ट। आगे बढ़े, ओके चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, अब बहुत सारे एक जैसे क्वेश्चन आ गए हैं। तो सेट ए समुच्चय ए में के अवयव ए ई आई ओ यू, समुच्चय बी के अवयव ए आई यू, ए यूनियन बी का मान यदि x है तो x के बारे में आप क्या बोल सकते हो? तो यहां पर देख लो, a यूनियन b का मान क्या आएगा? यदि a और b के अवयवों को मिला दें तो क्या मिलेगा? a e i o u, यही मिलेगा, यही मिलेगा। और यहां पर साफ तौर पे दिख रहा है a यूनियन b का जो मान है वो a के बराबर है। इसका मतलब यदि कभी ऐसा हो जाए कि b a का उपसमुच्चय है, यदि b a का सबसेट है, तो a यूनियन b का मान किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा। ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? x का मान किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ठीक है, दूसरा चीज ये भी देखो, यदि b a का सबसेट है तो a इंटरसेक्शन b का मान किसके बराबर होगा? तो b के बराबर होगा। प्रॉपर्टी ध्यान में रख लो, समझ गए ना? मान लो ये पूरा का पूरा a हो गया, ये पूरा का पूरा b हो गया, है ना? तो अगर मान लो दोनों का यूनियन बोला जाए तो ए पूरा बड़ा वाला यूनियन मिला दो, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन बोला जाए तो क्या आ जाएगा? बी, तो इंटरसेक्शन बी आएगा, ऐसा स्थिति होगा। ठीक है, 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, अब ये थोड़ा सा लॉजिकल है, दिमाग लगाने वाला। चलो देखते बना पाते हो कि नहीं। थोड़ा मिक्स्ड क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन मतलब कि इसमें कोनिक सेक्शन का भी थोड़ा कंसेप्ट घुस गया है ना? 20 के आंसर का मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसका सही जवाब दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर सेट ए जो है ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। सेट ए समुच्चय ए में जो अवयव है वो x, y ऑर्डर्ड पेयर है, और x और y के बारे में ऐसा बता रहा है कि x और y इस प्रकार से परिभाषित है। अब अगर कोई अगर थोड़ा बेसिक नहीं जानता, एकदम लेवल 0 पे है, तो उसको मैं बता दूं, यहां पर वृत्त का एक समीकरण होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वृत्त का जो समीकरण है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। यदि आप इसे और इसे दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों को एक दूसरे से बराबर करोगे, तो साफ तौर पे पाओगे कि यहां पर h और k का मान शून्य है, h और k का मान शून्य है। अब h और k यहां क्या दर्शाता है? यहां h और k इस वृत्त के समीकरण में उस वृत्त के केंद्र बिंदु को बताता है। मतलब कि इस स्थिति में इस समीकरण के साथ जो वृत्त बनेगा, उस वृत्त का केंद्र बिंदु का निर्देशांक कोऑर्डिनेट h, k होगा। और ये समझ में ना h और k का क्या मतलब है? तो यहां पर यदि हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो h और k का मान शून्य के बराबर है। मतलब कि इस वृत्त का जिसका समीकरण दिया गया है, उसके केंद्र बिंदु मूल बिंदु पे है, ओरिजिन पे है। और यहां पर जो r है, ये मैं गलती से माइनस लिख दिया, प्लस लिखना चाह रहा था। और ये जो r है, इस r का मान मतलब होता है रेडियस। रेडियस मतलब कि त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या कितनी है? r से प्रदर्शित किया है। अब देखो, कुछ नहीं करो, चुपचाप यहां बाजू में इक्वेशन को ऐसे लिख दो, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 है तो 25 को भी घात 2 करके लिख दो, तो 5 की घात 2। दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करो, h का मान 0, k का मान 0, r का मान 5। मतलब कि ये जिस वृत्त के बारे में बता रहा है इस प्रश्न में, उस वृत्त का केंद्र बिंदु है मूल बिंदु पे, ओरिजिन पे। तो मैं देखो उस वृत्त को थोड़ा सा बना के बताता हूं, है ना? ये मान लो मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इस वृत्त को हम
इस तरीके से बना लेते हैं, है ना, ये बना लिया हमने, ठीक है। अब इस वाली बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, चूंकि इसका केंद्र बिंदु ओरिजिन पे आ रहा है, सेंटर जो है ओरिजिन पे आ रहा है, तो मतलब कि इसकी त्रिज्या का मान 5 है, आर का मान 5 है, दोनों कंपेयर करोगे आर का मान 5 हुआ कि नहीं, मतलब ये वाला बिंदु जो होगा इसका निर्देशांक क्या होगा 5,0, 5,0। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, y एक्सिस में है, x अक्ष 0 होगा, y अक्ष का मान 5 हो जाएगा। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, -5,0 हो जाएगा। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये हो जाएगा 0, -5 होगा। तो भाई ये जो जिस वृत्त का समीकरण दिया गया था उसका यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो तकरीबन ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। चलो देखते हैं एक बार, आप लोगों ने, मुझे बहुतों के आंसर मिल चुके हैं, एक बार देखते हैं, ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा। सभी ने सभी ऑप्शन बता दिए हैं, ए बी सी डी, किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी, किसी का डी, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पे, जो यहां पर सेट बी है उसके जो निर्देशांक है वो कुछ इस प्रकार है, x² + 9y² इज इक्वल टू 144 है, 144, समझ गए। अब इसके लिए ना आपको दीर्घवृत्त मतलब इलिप्स की इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है दीर्घवृत्त की, होती है x² बटे a² धन y² बटे b² इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अब दोनों की इक्वेशन थोड़ी एक जैसी है, दोनों में x² y² आता है, लेकिन कैसे पता चलता है, वृत्त की मतलब कि सर्कल की इक्वेशन में x और y के स्क्वायर वाले जो टर्म है उसके कोफिशिएंट 1 होते हैं, मतलब उसका कोफिशिएंट सेम होगा, लेकिन यहां पर कोफिशिएंट अलग अलग होते, तो उससे पता चल गया। अब अगर मान लो मैं इस समीकरण को इस रूप में लिखना चाहूं तो मुझे 144 से भाग देना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय 144 कर दिया, डिवाइडेड बाय 144 कर दिया, डिवाइडेड बाय 144 कर दिया, तो यहां पर आ जाएगा x² अपॉन 144 किसका वर्ग होता है, 12 का, 12 12 में 144 होता है, प्लस यहां पर ये कट जाएगा ना 9 से, 3 से पहले 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 8 24, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 8 16, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, तो यहां क्या आ जाएगा y² डिवाइडेड बाय 16, 16 मतलब 16, 16 मतलब 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां पर आ गया 1, इज इक्वल टू यहां पर आ गया 1। समझ में आ गया नहीं ये चीज, तो ये आ गया उस दीर्घवृत्त का समीकरण। क्या ये क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर इस दीर्घवृत्त में अगर ध्यान दोगे ये क्या चीज बताता है समझना, यहां पर ना ये दीर्घवृत्त ये बताता है, कौन सा कलर लूं, ये दीर्घवृत्त ये बताता है कि जो दीर्घवृत्त है, देखो दीर्घवृत्त ऐसा दो तरीके से बनता है, एक तो ये वाला हो गया जो x एक्सिस के अलोंग बन रहा है, एक ये वाला हो गया जो y एक्सिस के अलोंग बन रहा है। अब x का अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो दीर्घवृत्त x के अलोंग बनेगा, x एक्सिस में बनेगा, और y का छोटा है मतलब y का छोटा है, x का बड़ा है, मतलब दीर्घवृत्त ऐसा कुछ बनेगा। कोनिक सेक्शन में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, है ना, थोड़ा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बता रहा हूं। ऐसा वाला बनेगा, अगर x का डिनोमिनेटर बड़ा है तो ऐसा वाला, y का डिनोमिनेटर बड़ा है तो ऐसा वाला बनता है, समझ गए ना। तो अब यहां पर ये हमें पता चल गया कि ये ऐसा वाला बनने वाला है, और ये x अक्ष को जहां प्रतिच्छेद करेगा वो बिंदु कहां पर होंगे, एक तो 12 पे होगा और दूसरा कहां पर आएगा -12 पे। एक और तरीका वो निकालने का, y का मान 0 डाल दो, y का मान 0 मतलब y निर्देशांक का मान 0, y एक्सिस का मान 0, ठीक है, y कोऑर्डिनेट का मान 0, y का मान 0 डालोगे तो x² का मान 12² के बराबर होगा और x का मान +-12 आएगा, मतलब कि जो दीर्घवृत्त बनेगा वो x एक्सिस को +-12 पे कट करेगा, +-12 मतलब 12,0 पे और -12,0 पे यहां पर कट करेगा। ये चीज समझ में आ गया। y एक्सिस को कहां पर कट करेगा, तो x की जगह 0 डालो, y का मान मिल जाएगा, तो y का मान कितना आएगा, +-4 आएगा, ये यहां से पता चल जाएगा, +-4 मतलब y एक्सिस को यहां पर कट करेगा। अगर मैं इन दोनों को समझ के इस दीर्घवृत्त को बनाता हूं तो वो दीर्घवृत्त लगभग ऐसा कुछ बनेगा, वो दीर्घवृत्त। समझ में आया कि नहीं ये चीज। अब अगर आप ये फिगर को देख के समझ पा रहे हो तो आप बता दोगे कि ये दोनों एक दूसरे को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 4 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। उसका सही जवाब होगा 4 पॉइंट्स, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतना सब डायग्राम वायग्राम बनाना पड़ेगा दुनियादारी, तो चलो एक और तरीका बताता हूं, बिना डायग्राम, अलजेब्रा वाला तरीका बताता हूं। अलजेब्रा वाला तरीका मतलब ये सब नहीं करना है हमको, हम दूसरा तरीका खोजते। चलो तो दूसरा तरीका खोजने के लिए देखो ये ज्यादा आसान लगेगा, हो सकता है कई लोगों को। x² + y² का मान 25 है, यहां पर क्या बोल रहे हैं x² + 9y² इज इक्वल टू कितना है, 144 है।
इन दोनों समीकरणों का हल निकालो, सॉल्यूशन निकालो। जितने हल होंगे उतने बिंदुओं पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। कैसे कर सकते, देखो यहां पर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y² ऐसे में तोड़ देता हूं, इज इक्वल टू 144। क्यों ऐसे में तोड़ा, क्योंकि भाई मुझे इसका मान पता है, इसका मान कितना है 25, तो यहां पर डाल दिया 25। 25 धन 8y² इज इक्वल टू कितना हो गया 144। 25 को डाल दो उधर, 8y² इज इक्वल टू 144 माइनस 25। 144 में से 25 को घटा दो तो कितना बचेगा, मेरे ख्याल से 119 बचेगा, है ना, 119 बचेगा। तो y² का मान कितना आ जाएगा, y² का मान आ जाएगा 119/8, और y का मान कितना आएगा, तो y का मान आ जाएगा यहां पर प्लस माइनस 119/8। रूट लगाना भूल गया क्या, रूट लगाना भूल गया, प्लस माइनस रूट 119/8। समझ में आएगी नहीं, तो ये आ गया, ये 8 भी तो रूट में आएगा, √8 है ना, ऐसा कुछ आएगा। तो y के कुल मिला के 2 मान मिले। कौन कौन से 2 मान मिले, y का मान एक मिला प्लस माइनस, एक मिला प्लस रूट 119/8 और एक मिला माइनस रूट 119/8। y के इन दोनों मानों को यहां पर डाल दो, आपको x के भी 2 मान मिलेंगे, x के भी 2 मान मिल जाएंगे, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। तो कुल मिला के दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ऐसा करके आपको 4 पेयर मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, 4 पेयर मिलेंगे। तो x और y के कुल मिला के 4 पेयर मिलेंगे, मतलब कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगा, 4। क्या दूसरा तरीका भी समझ में आया कि नहीं, बताओ मुझे, है ना, इन दोनों का हल निकाल के। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए एक बार इस क्वेश्चन के बारे में मुझे बताइए, सबको क्लियर है, आगे बढ़ो फिर मैं। अब देखो यार, धीरे धीरे तो मुश्किल सवालों को हल करना पड़ेगा, है ना। अब आएंगे मुश्किल सवाल, अब ऐसा तो नहीं है कि एकदम इजी ही करके जाए, हमें तो लेवल बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे, थोड़ा आपको भी ऊपर करना पड़ेगा इस चीज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बच गए हैं, देखते हैं, ठीक है। कुछ आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सेट ए समुच्चय ए के अवयव इस प्रकार है, समुच्चय बी के अवयव इस प्रकार है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बी के अवयव 2 3 5 7, ठीक है। तो देखो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है क्या, इंटरसेक्शन लोगे तो भाई 2 3 5 7 आएगा, मतलब साफ तौर पे दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2, दोनों में कॉमन है 3, दोनों में कॉमन है 5, दोनों में कॉमन है 7। तो ये किसके बराबर आ रहा है, बी के बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 किया मैंने। अब देखो मैं ना अब एक काम करता हूं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसको मैं बाद में कराता हूं, बहुत लेट हो चुका है। तो मैं आज एक काम करता हूं, एक दो ना पिछले सालों के, एक क्वेश्चन तो कम से कम पिछले साल का ले लेता हूं, 2019 वाला। हालांकि मैंने कई बार इस क्वेश्चन को कराया है, लेकिन ये होता है कि भाई कोई अटेंड करता है, कोई फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है, इतने सारे लोग अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है कई लोगों का फर्स्ट टाइम हो, तो आप लोग को अंदाजा हो जाए। 2019 की परीक्षा में सेट ए में, इसी को आप प्रश्न नंबर 22 मान लो अगर पहली बार बना रहे हो तो, क्वेश्चन नंबर 21। 2019 की जो परीक्षा हुई थी शिक्षक भर्ती व्याख्याता वाली, वर्ग 1 वाली, उसका जो सेट ए था, उसका पहला ही प्रश्न समुच्चय पे आधारित था, सेट पे आधारित था। इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा था एक यूनिवर्सल सेट, एक सार्वत्रिक समुच्चय कुछ इस प्रकार से परिभाषित है। देखो कैसे परिभाषित किया है, यहां पर परिभाषित किया इस प्रकार से। इसमें यूनिवर्सल सेट यू के जो अवयव है वो इस समीकरण के हल है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो आपको इस समीकरण के हल निकालने पड़ेंगे, पूरा अभी नहीं निकालना, तुरंत चालू नहीं करते, समझते हैं। इस समीकरण के हल है, ए और बी 2 और समुच्चय है। ए वो समुच्चय है जिसके अवयव x है और x इस समीकरण के हल है। इसका हल आप आराम से निकाल सकते हो, तो भले आप इसको निकाल लो, प्लस 6x, 6 इज इक्वल, द्विपद समीकरण है ना, द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय बोलते हैं ना, हाँ। x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन निकला x, बचा x माइनस 2, वही मिडिल टर्म को तोड़ते नहीं है, -3 कॉमन निकला, तो क्या बच जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर x माइनस 3, x माइनस 2,
याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, इस तरीके से तोड़ते थे बीच वाले टर्म को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण। यहां पर -5 को ऐसा तोड़ते हैं दो नंबर में, -3 और -2, कि उनको गुणा करने पे 6 के बराबर आ जाए, a गुणा c के बराबर आ जाए, है ना, 6 के बराबर आ रहा है। फिर ऐसा करने के बाद पहले वाले में से कॉमन निकाला x, यहां पर बच गया x-2, दूसरे से कॉमन निकाला -3 x-2, तो x-2 दोनों में आया, x-2 एक फैक्टर, x-3 दूसरा फैक्टर, दोनों को एक एक करके शून्य से बराबर कर दो, तो x का मान 1 2 आएगा, x का मान 1 3 आएगा। याद तो है ना ये कैसे करते थे, याद होना चाहिए। x-3 का मान 0 के बराबर, x-2 का मान 0 के बराबर, x का मान 3 के बराबर, x का मान 2 के बराबर, समझ गए, है ना। तो कुल मिला के यहां पर जो समुच्चय A है, सेट A है, उसके एलिमेंट हो गए 2,3, उसके एलिमेंट क्या हो गए 2,3, ठीक है। उसी प्रकार से जब आप इसका हल निकालोगे सेट बी का, इसको भी तोड़ोगे, तो देखो इसको तोड़ेंगे तो इसको भी तोड़ना आसान है ना, x² माइनस, मैं डायरेक्टली तोड़ रहा हूं, -2x और -x में टूटेगा, -2x -1x में, है ना, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पे क्या मिलेगा, +2 मिलेगा, +2 चाहिए, है ना, और ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखो इसमें से निकला x कॉमन, क्या बच जाएगा x-2, यहां से क्या कॉमन निकला -1, ये हो जाएगा x-2 इज इक्वल टू 0। कुल मिला के x-2 का एक फैक्टर बना, x-1 का एक फैक्टर बना, इक्वल टू 0। तो एक एक करके दोनों को 0 कर दो, एक एक करके दोनों को 0 कर दो, तो यहां से x का एक मान आ जाएगा 2, यहां से एक x का मान आ जाएगा 1, समझ में आया कि नहीं। तो यहां पर जो सेट B है, सेट B, उसके अवयव क्या हो गए, 1 और 2 हो गए उसके अवयव, समझ गए ये चीज। अब यहां पर जो यूनिवर्सल सेट है वो इन दोनों के अंदर आने वाले अवयवों को बोल रहा है, मतलब ऐसा जो A भी उसका सबसेट है, B भी उसका सबसेट है। तो भाई अगर A के अवयव देखें तो 2 और 3, B के 1 और 3, है ना। अब यूनिवर्सल सेट जो है ये 5 घात वाले समीकरण के हल होंगे। अब यहां पर ये 5 घात वाला जो समीकरण है, x की घात 5 ऋण 6x की घात 4 धन 11x की घात 3 ऋण 6x की घात 2 इज इक्वल टू 0। इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, समझो तरीका समझो। पहले तो x की घात 2 को कॉमन निकाल लो, तो यहां पर क्या बच जाएगा, x की घात 3 ऋण 6x की घात 2 धन 11x की घात 1 और ऋण 6 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। मतलब कि यहां पर एक तो x की घात 2 वाला आया और यहां पर x की घात 3 वाला पॉलिनोमियल आया, ठीक है। पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद, मैं एग्जैक्टली भूल गया वर्ड उसका, देख लेते हो आप लोग, इतना तो जानते होंगे, ठीक है। x² वाला टर्म आ गया, x³ वाला टर्म आ गया, तो यहां से x के 2 मान मिलेंगे क्योंकि x की घात 2 है और वो दोनों मान 0 होंगे, x के दोनों मान 0 होंगे, 0 0 एक ही बार लिखेंगे चलेगा। यहां से x के 3 मान मिलेंगे और वो तीनों मानों को निकालने के लिए इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा, मत करो। देखो यहां पर ऑलरेडी आपने x के 3 मान निकाले हैं क्योंकि a और b इसके उपसमुच्चय है, तो x का एक मान 1 होगा, चेक करना है करके देख लो, 1 डाल के देख लो 0 आएगा, 1 डालोगे तो 1 और 11 12 हो गया, इधर 1 डालोगे -12 हो गया, कट गया, 2 डालोगे फिर से 0 आएगा, 3 डालोगे फिर से 0 आएगा। तो कुल मिला के जो यूनिवर्सल सेट U है उसके अवयव होंगे 0 1 2 3, 5 होने चाहिए लेकिन 4 क्यों मिले, क्योंकि यहां पर x के जो 2 मान आए वो एक जैसे है 0 0, इसलिए वो एक ही बार आएगा। तो 0 1 2 3 ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ये हो गया सेट A, सेट A के अवयव क्या निकले थे हमारे पास 2 और 3। ये हो गया सेट B, इसके अवयव क्या मिले थे, B के अवयव क्या थे 1 और 2, ठीक है। अब आपको बोल रहा है A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2। A इंटरसेक्शन B नहीं निकालना, इसमें ऊपर एक डैश बना हुआ है, डैश का मतलब क्या था, कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसका पूरक। तो उसका पूरक कैसे निकलेगा, तो यूनिवर्सल में से इसको हटा दो, यूनिवर्सल में से इसको हटा दो तो क्या बच जाएगा 0 1 3 बच जाएगा। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चेक कर लेना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर, एक बार चेक कर लो जल्दी से। मैं टिक गलत किया क्या, 1 मिनट, 0 1 3, हाँ मैं टिक गलत कर रहा हूं, मैं सही आंसर निकाला 0 1 3 लेकिन मैं इसको टिक गलत कर रहा था, एक बार चेक कर लेना तो इसको। हाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मैंने टिक गलत कर दिया था, यस
बहुपद, हाँ बहुपद बोलते हैं, बिल्कुल सही। तो भाई देखो ये है ओवरऑल जो अभी हमने सॉल्यूशन किया। आज हमें यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा। सेट्स के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, कुल मिला के हमने 22 प्रश्न किए। किसको कितना स्कोर मिला चैट में एक बार लिख के बताओ, ताकि मुझे पता चले किसने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। किसको 22 में 22 मिला, किसको 21 मिला 22 में, किसको 20 मिला, अपना स्कोर चैट में लिखो, ठीक है। हाँ, ये वाली गलती देखो, ये गलती, हर गलतियों से सीखना। ये गलती सही उत्तर आया टिक गलत हुआ, ये गलती नहीं करना, समझ गए ना। फाइनल एग्जाम में ये गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। और हो सकता है कई लोगों को ना चीजें ये लग रही होंगी कि यार मैं तो बहुत दिनों से ये सब पढ़ा नहीं हूं, ये सब समीकरण भूल गया हूं, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। हार नहीं मानना, एक चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। 18 और अपना स्कोर बताओ एक बार। 21 में 22, गुड बॉय। 21 में 22, ओके। 20 मिला है 22 में, 21 मिला है 22 में, ओके ओके। 20 आउट ऑफ 22, ठीक है, बढ़िया है, ओके। 20 आउट ऑफ 22, 20 आउट ऑफ 22, 19 मिला है नवसाई, ओके। चलिए 21 आउट ऑफ 22। मुझे बहुत लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गया, ठीक है प्रवीण जी, ओके। चलिए बहुतों ने अच्छा स्कोर किया है। गीतांजलि 79, कोई बात नहीं, आगे अच्छे से करना है, धीरे धीरे आ जाएगा, ओके। कृष्णा 20-22 में, ठीक है, बढ़िया, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करना है, ठीक है, बिल्कुल कन्हैया, मैं क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करता हूं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 डाउट सेशन ले लेते हैं। 22 में 19 मिला, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो आपका डाउट था। 20वां नंबर कहां गया, 15वां नंबर का सवाल, 13 14, मेरे ख्याल से 15वां ये है, हाँ हाँ। तो भाई 15वां नंबर में अगर किसी को डाउट था तो ये है, सेट ए जो है वो पावर सेट ऑफ 1, 2 है। तो 1, 2 को मैंने यहां पर क्या मान लिया, बी मान लिया। 1, 2 को सेट बी मान लिया इस प्रकार से। तो इसका जो पावर सेट बनेगा, इसके जो सबसेट बनेंगे, इसके जो उपसमुच्चय बनेंगे, वो पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, 4 उपसमुच्चय बनेंगे। इन उपसमुच्चयों का समुच्चय पावर सेट है, इन सबसेट्स का सेट पावर सेट है, पावर सेट ऑफ बी है, मतलब कि ये है। तो ये आपका सेट ए हो गया, ये आपका सेट ए हो गया। अब यहां पर यदि हम ये बोल दें कि जो सेट ए है उसके अवयव 1 है क्या, उसका एलिमेंट 1 है क्या, तो ये बोलना गलत होगा। उसका एलिमेंट 1 नहीं है, उसका एलिमेंट क्या है, उसका एलिमेंट सेट 1 है, सेट 1 है, ये उसका एलिमेंट होगा, अवयव होगा। समझ में आया कि नहीं। उसका अवयव 2 है क्या, तो 2 नहीं है, उसके अंदर सेट ऑफ 2 उसका एलिमेंट है। समझ में आया कि नहीं चीज। तो अगर मान लो कोई भी सेट पावर सेट होता है ना, पावर सेट होता है, घात समुच्चय होता है, तो उसके अवयव एक अवयव नहीं होते, उसका एक अवयव खुद एक सेट होता है। इसलिए हम ऑप्शन बी को नहीं लेंगे। ऑप्शन बी को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 1 उसका एलिमेंट नहीं है, 1 सेट ए का एलिमेंट नहीं है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे खुद में एक सेट है, तो खुद में एक सेट होने के लिए इसको भी एक सेट में होना चाहिए। तो अब ये इसका अवयव होना सही होगा। किसी ने मुझसे डाउट पूछा था, तो जिसने भी डाउट पूछा, क्या ये क्लियर है, एक बार चेक कर लेना। आई थिंक कन्हैया था ना, हाँ। चलिए ओके, बहुत बढ़िया। तो आपको ऐसे ही ना हर एक क्लास को एज ए टेस्ट लेना, अच्छे से स्कोर करना है, पढ़ाई में भी मजा आएगा और फिर स्कोर भी आपका धीरे धीरे इंप्रूव होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, गुड नाइट।